टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉलम्स लॉ। बट कॉलम्स लॉ से पहले अपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटेशन फोर्स वही फोर्स है जिसमें दो मासेस होना जरूरी है और दो मासेस के बीच की डिस्टेंस डी है और जो प्रोपोर्शनल सिंबल लगता है वो है कैपिटल जी। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि बनता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे ही बनता है कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ के लिए चार्ज होना जरूरी है। कॉलम्स लॉ क्या है? जिसके पास दो चार्जेस हो जो कि सेम हो या अलग भी हो सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने लिया चार्ज Q1 एंड Q2 and Q1 and Q2 is directly proportional and distance is inversely proportional. So we can say that जो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है और यहाँ पे जो लीनियर साइज की बात की जाए वो हमेशा R से कम रहेगी। यानी लीनियर डिस्टेंस हमेशा R से कम रहना चाहिए और वो होना चाहिए पॉइंट चार्ज। अगर लीनियर साइज 1 से कम है तो पॉइंट चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जिसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने पर आता है C या K भी आप डिनोट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट C इज मीडियम। What is the mean of C? C is equal to 1/4 pi epsilon m. Epsilon m is equal to permittivity of medium. यहाँ पर epsilon m जो permittivity of medium है वो क्या होता है? Permittivity is property of the medium that affect Coulomb's law. यानी अगर मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी फोर्स उतना कम। तो ये इफेक्ट कर रहा है सीधा फोर्स को। यहाँ पर 1/4 पाई जो कहाँ से आया है, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आप सब जानते हो जो Q1 चार्ज है वो अगर अपना फील्ड बनाए तो पूरे फील्ड के एक स्पेयर के थ्रू बताया गया है और यहाँ पर थीटा जो है वो आर्क अपॉन रेडियस। बट सॉलिड एंगल की बात की जाए तो सॉलिड एंगल के लिए अपन कैसे प्रूफ करते हैं? तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यानी सरफेस एरिया कितना और अपॉन रेडियस कितना है। तो आप जानते हो स्पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट और 4 पाई। ये जो फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिनोट कर लेंगे अपन। यहाँ पे 1/4 पाई के फॉर्म में डिनोट किया जाएगा। सो वी कैन से दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन m जो कि C की वैल्यू है और यहाँ पे फोर्स जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन m और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अगेन ये जो फोर्स है दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच के लिए निकाला गया है। तो वैक्यूम के लिए अपन एप्सिलॉन नोड यूज करते हैं। अगर आपके पास में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है तो उसके लिए यूज करेंगे एप्सिलॉन नोड और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, बट फ्री स्पेस जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बता रहा है, लेकिन ग्लास के लिए परमिटिविटी क्या आएगी? 3.53 इंटू 10⁻11, वाटर 7.6 इंटू 10⁻9, PVC 2.65 इंटू 10⁻11। ऐसे ही रिलेटिव परमिटिविटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोड दोनों का रेशियो है, मीडियम का और फ्री स्पेस का रेशियो निकालते हैं तो अपने मिलती है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होगी हमेशा, कभी 1 से कम नहीं आएगी। तो एप्सिलॉन r हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जो ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी है वो 4 होती है। ऐसे ही वाटर की 81 होती है। PVC की आप जानते हो 3 होती है। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो कि निकलता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोड से। ओके, बट अगर मुझे मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोड और इसको रिप्लेस करते हुए अपन इक्वेशन में डाल देते हैं जो कि 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन r बन जाएगी। ओके, तो F इज इक्वल टू बन गया अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन नोड की जो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। अगर अपन निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड की जो वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और एप्सिलॉन r नीचे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला जो निकलता है वो F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन m की
फॉर्मूला निकालने की या यूनिट निकालने की, तो यहाँ पे दो चार्जेस जिसको कूलाम इंटू कूलाम से और फोर्स को न्यूटन से और रेडियस का स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला या यूनिट बनेगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ओके, अब अपन बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, लेकिन बेसिक ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है उसके बारे में पहले बात करेंगे, जो कि ट्राइंगल लॉ में दो अपने पास में वेक्टर होंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन एट इट कॉल इट्स स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल मास, चार्ज, टेम्परेचर और डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी एट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड द फॉलो ऑफ द ट्राइंगल लॉ। द वेक्टर एडिशन it we call it vector quantity। एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो स्केलर क्वांटिटी वो थे जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर आपके पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो जरूरी, जैसे कि इसमें डिनोट किया एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एफ की डायरेक्शन। जो ऊपर केप लग रहा है वो डायरेक्शन को शो करेगा, तो आप केप को शो करने के लिए नीचे भेज देंगे किसको, जो अपने पास मैग्नीट्यूड है। सो ऐसे ही अपन रिजल्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का केप। ओके, सो वी कैन से टू चार्ज Q1 and Q2 separated a distance is R and the distance is two charges between two charges are R21 because we know that फाइनल माइन इनिशियल निकाला जाता है तो R21 सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ऐसे अगर मैं सेकेंड चार्ज की बात करूं उसके लिए पोजीशन वेक्टर बनेगा R12, तो Q1 के लिए बनेगा R21 और Q2 के लिए बनेगा R12। ओके, ऐसे ही अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन, फोर्स टू ड्यू टू वन। ओके, ऐसे ही अगर अपन Q1 के लिए बात करें तो फोर्स होगा F12, क्योंकि F2 ने F1 पर लगाया तो F12 बोलेंगे। ऐसे ही अगर F1 ने F2 पर लगाया तो बोलेंगे F21, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब फोर्स इज इक्वल टू आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन। ओके, वी कैन राइट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where epsilon naught is permittivity of free space। R21 निकलेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर वो R21 होगा। ऐसे ही F12 की बात की जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो पोजीशन वेक्टर R के पे वो 12 होगा, क्योंकि फोर्स भी क्या F12 है और पोजीशन वेक्टर क्या होगा R12। यहां अगर मैं एक बार के लिए पोजीशन वेक्टर को हटाता हूं तो मेरे को F12 और F21 दोनों ही सेम दिख रहे हैं। अगर मैं आप जानते हो पोजीशन वेक्टर जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि R21 और R12, अगर मैं R21 को माइनस में रख देता हूं तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। दोनों ही फोर्स अपोजिट होंगे जो कि दिया गया है। वी कैन से R21 एंड R12 दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और इन दोनों के लिए हम ये बोल सकते हैं F21 जो फोर्स है और इसके अंदर जो वैल्यू है R21, क्योंकि R का स्क्वायर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो दोनों चार्ज के बीच की है। लेकिन अभी अपन बात की पोजीशन वेक्टर जो निकाला वो अपने यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड से निकलता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, तो हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिख रहा है R21 का स्क्वायर इंटू R21 क्या होगा R21 का क्यूब, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होके R21 का क्यूब बन जाएगा। सेम यही कंडीशन अपन फोर्स ऑफ 12 के यूज कर सकते हैं, यानी F12 के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R12 का होल स्क्वायर, और R12 का केप को भी यानी जो यूनिट वेक्टर उसको चेंज करके अपन लिख सकते हैं R12 अपन R12 का वेक्टर।
और r12 वेक्टर इंटू r12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r12 का क्यूब। इस तरीके से हमने ये देखा कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जों के बीच में किस तरीके से लग रहा है। Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो F12 है, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर अगर अपन सेंटर से कोई पॉइंट मान के अपन अगर डिनोट करें तो R1 इज Q2 के लिए R1, और ऐसे ही Q1 के लिए क्या हो जाएगा R1 Q1 के लिए। और हम जानते हैं R21 जो वेक्टर है वो R2 माइनस R1 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही R12 होगा R1 माइनस R2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल निकाल के अपन दोनों पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, और उन वैल्यू को अपन अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो ये बनता वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ, जो कि फोर्स ड्यू टू 1 एंड फोर्स 1 ड्यू टू 2 दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आएगा। और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के लिए कैसे निकाला जा सकता है, अगर चार्जेस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 चार्जेस हो तब कैसे निकालेंगे। तो मैं अब बात करता हूं, अगर सेंटर ओरिजिन से सारे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पर है और चारों फोर्स एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं बात करता हूं Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। Q1 जो चार्ज है उस पे इन तीनों जो चार्जेस है Q2, Q3 और Q4 ने कितना फोर्स लगाया है। तो लाइन जॉइनिंग एक्सिस से मैं ये डिनोट कर सकता हूं, Q1 पर Q2 ने लगाया तो F12 हो गया, क्योंकि 2 ड्यू टू 1 होगा तो F12। ऐसे ही F12 होगा क्योंकि 3 ने 1 पर लगाया, ऐसे ही 14 होगा F14। सो वी कैन से दैट कि तीनों चार्जेस ने तीन तरह के फोर्स लगाए, F12, F13, F14, और इसको सम करने के लिए सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता था फोर्स और इंडिविजुअल चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द अनदर चार्ज अराउंड इट। इसके चारों तरफ जितने भी चार्ज है उनका वेक्टर सम कर देंगे। सो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 सोन Fn। ओके, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि F1 पर F12 ने कितना लगाया, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 अपॉन R1 का होल क्यूब। केवल आपको इतना सा पता रखना है कि 1 2 पर है तो जो रिजल्टेंट या इसके पोजीशन वेक्टर होगा वो भी R12 ही होगा। और इस तरीके से वेक्टर फॉर्म अपन प्रूफ करते हैं। थैंक यू सो मच।